क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम अक्षय, देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो में आप सभी आए हो, इट इज़ अ लाइव लेक्चर। वैसे तो जो बच्चे लाइव आएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 का लाइव वन शॉट लेक्चर। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 का हमने प्री रिकॉर्डेड के बेसिस पे 2 लेक्चर आए थे, आप दोनों जाके तीनों चीज़ें देख चुके सकते हो। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, और आज हमारे पास टारगेट है, हमारे को कोशिश करनी है कि हम 2 आवर से लेस में करेंगे इसे। क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, इजी है, आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, राइट। आप अच्छे से कर सकते हो। आई होप बच्चे ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें। और आज भैया हम जल्दी जल्दी चलेंगे, फटाफट से चलेंगे। जो बच्चे आए एक बार यहाँ पे लाइव चैट में हेलो सर बोल दे, हेलो बोल दे, क्या हाल चाल है भाई लोग, बोल दें एक बार, राइट। आप लोग एक बार बोल दोगे तो दैट वुड बी रियली गुड। बाकी आई होप बाकी बच्चों को दिख रहा हो। मैंने थोड़ा सा लेट बताया यार, बट बिकॉज आई वॉज सो बिजी सुबह से, तो देर फोर ये इस वजह से हुआ। चलो कोई लोड नहीं, इट्स ओके। शुरू करें है भाई, शुरू करेगा, शुरू करें। चलो कोई नहीं, आप लोग आते रहो, क्योंकि अभी जस्ट शुरू ही हुआ है तो 1 मिनट में शुरू करना ठीक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। भाई चैप्टर का नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। हमारे जीवन में बहुत से चैलेंज आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। ये सारी अलग अलग चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। बंदी ने छोड़ दिया, किसी ने चीट कर दिया, आपके पैसे खो गए, आपने पैसे नहीं दिए किसी को, हो सकता है आपको बहुत सारा होमवर्क मिल गया, हो सकता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आज हम उन सब के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे कि अगर आपका सपोज बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, सपोज एनी काइंड ऑफ बेसिकली स्ट्रेस दैट यू हैव इन योर लाइफ, any kind of stress that you have in your life, we'll be talking about it live, and this video is live for all of you। आप लोग easily देख सकते हो YouTube के अंदर, currently we are live, so I hope आप लोगों को दिख रहा हो। Alright, we'll talk about the stress part। क्या हम बात करेंगे? स्ट्रेस की बात करेंगे, ठीक है गाइस। we'll talk about stress। एक सेकेंड। ऑल राइट, सो बेसिकली थोड़ा सा यार बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस थी, वील मूव अहेड, राइट। ऑल राइट, शुरू करते हैं भाई। चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, दिस इज अबाउट द स्ट्रेस थिंग। क्या होता है स्ट्रेस? देखो सबको जीवन में स्ट्रेस होता है, इतने सारे स्ट्रेस की हमने बात करी। स्ट्रेस की मैं आपको एक बार अच्छी डेफिनेशन बता देता हूँ। स्ट्रेस इज बेसिकली अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स। ये कोई फीलिंग नहीं होती, इवन तो इसको फीलिंग भी कह सकते हो, पर बेसिकली ये हमारी ना मोस्ट प्रोबेबली दिस इज मोस्टली अ बॉडीली थिंग। मतलब स्ट्रेस को अगर मैं कैटेगराइज करूँ ना, इट्स मोर बायोलॉजिकल दैन इमोशनल। स्ट्रेस इज वे मोर बायोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि इमोशनल स्ट्रेस नहीं होता, एब्सोल्युटली होता है, देयर आर इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एज वेल। पर अगर मैं डेफिनेशन दूँ एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है, सो बेसिकली हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है। ये हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन टू व्हाट? दीज आर द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज। ये एक पैटर्न होता है हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स देने का। हमारी बॉडी जो कि इंडिविजुअल मेक्स टू अ स्टिमुलस इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कि स्टिमुलस इवेंट है, लेकिन वो इवेंट करता क्या? हो सकता है आपका एग्जाम हो सकता है किसी ने आप पे चीट कर दिया हो सकता है आपको बहुत सारा वर्कलोड हो सकता है आपके पास पैसे खत्म हो गए हो। ऑल दीज आर स्टिमुलस इवेंट। पर ये करते क्या है? दे डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्सन एंड एक्सीड्स अ पर्सनस एबिलिटी टू कोप। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका, जैसे मैं जानता हूँ कल बच्चों का साइकोलॉजी जिन पे है, मतलब बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का हिस्ट्री का एग्जाम है, राइट। हेलो भैया, क्या है भाई? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक हो। अपने दोस्तों को जरूर भेजो कि लाइव क्लास चल रही है, जल्दी से आ जाए। सो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या होता है यार यहाँ पे, जैसे कि सपोज आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, अब आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, राइट। जब आप एग्जाम लिख रहे हो, आपके सामने पहली शीट आई, अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिख गए 6 मार्कर जो आपको नहीं आते। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, आपको नहीं आता। सिंस आपको नहीं आता, दैट इज अ स्टिमुलस इवेंट। अब वो क्या करेगा? दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ एनीथिंग इज द बेसिकली द नॉर्मल स्टेट। क्या होती है भैया? नॉर्मल स्टेट होती है। जैसे आप नॉर्मली हो, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, इस समय मुझे कोई स्वेट नहीं आ रहा, मैं एकदम रिलैक्स होके बैठा हुआ हूँ।
जब ये चीज़ हिट हो जाती है ना कि मेरा नॉर्मल जो मेरी लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट हो जाए, जो मेरा नॉर्मल वे ऑफ बीइंग है वो एकदम से इम्पैक्ट हो जाए, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि हमें आता है स्ट्रेस, राइट। अब ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है भाई, ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और जब ये डिस्टर्ब हो जाता है ना, हम इसे कोशिश करते हैं वापस लाने की। स्ट्रेस तब तक नहीं होगा जब तक हमारी एबिलिटी टू कोप के अंदर वो चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने कहा अरे यार मैंने ना अपने छोटे भाई को पैसे देने थे, राइट। अब मेरे को इस बात का कोई स्ट्रेस नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा छोटा भाई है, नहीं दूंगा तो चलेगा। वहीं अगर मैं कहूँ अरे यार किसी वसूली भाई को मेरे को पैसे देने थे और मेरा लोन माफ नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, इन दैट केस व्हाट्स हैपनिंग इज कि भैया आपकी एबिलिटी टू जो कोप जो है, आप जिस बात को सह सकते हो, सहने की क्षमता के जो ऊपर चले जाता है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ स्ट्रेस फॉर यू, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ स्ट्रेस फॉर यू। अभी स्ट्रेस को हम अच्छे से समझेंगे क्या क्या होता है स्ट्रेस के अंदर। अच्छा जी, अब देखते हैं एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम जब आखिरी के एग्जाम्स होते हैं या इंग्लिश का एग्जाम होता है, हमारे दिमाग में कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि यार स्ट्रेस नहीं हो रहा यार, पढ़ने की फीलिंग नहीं आ रही। दैट मीन्स अगर आपको टू लेस स्ट्रेस होता है तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, सपोज आपको एग्जाम का कोई फियर ही नहीं बचा, कोई स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, जो कि सबके साथ होता है, तब क्या होता है, इंसान अच्छे से वर्क नहीं करता, लिस्ट लेस हो जाता है। वहीं अगर टू मच स्ट्रेस हो जाता है तो क्या है, बंदा इतना पैनिक कर जाता है कि वो एक्चुअली कोई ढंग से कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता। इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस। इन दैट केस इट्स कॉल्ड एज डिस्ट्रेस। तो बेसिकली टू मच स्ट्रेस से डिस्ट्रेस होता है, और ये जो डिस्ट्रेस है दिस कॉजेज आवर बॉडीज वियर एंड टीयर। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडीज वियर टीयर? अरे भैया जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको हेडेक होता है कि नहीं होता? आपको स्लीपलेसनेस होती है, आपको हंगर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत कम हो जाए, जैसे देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज इमोशनल ईटिंग। लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी कि जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब व्हाट दे डू इज़ कि इसलिए टू मच स्ट्रेस होता है तो आपको हेड एक, स्लीपलेसनेस, हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये बॉडी का वियर एंड टियर है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। लेकिन अगर बहुत कम स्ट्रेस होता है तो क्या होता है भैया, बंदा लिस्टलेस हो जाता है। लिस्टलेस मतलब उसका कोई काम ही नहीं है करने को, लो ऑन मोटिवेशन हो जाता है, अपनी लेस कैपेबिलिटी से कम बंदा परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ें होती है भाई एक इंसान के साथ। अब स्ट्रेसर क्या होता है, वो इवेंट, वो स्टिमुलस इवेंट जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ है, वो होता है स्ट्रेसर। जैसे कि आप सपोज घर वापस लेट आए क्लब से पार्टी वार्टी करके, अब आपकी मम्मी ने पकड़ लिया। अब इस समय स्ट्रेसर क्या है, स्ट्रेसर वो नहीं है कि आप लेट आए, स्ट्रेसर ये है कि मम्मी ने पकड़ लिया। तो दिस इवेंट कि आपकी मम्मी ने आपको पकड़ लिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि भैया आपका स्ट्रेसर है। ठीक है, यशप्रीत, वेरी नाइस, क्या बात है, थैंक यू भाई यशप्रीत। देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेन थिंग, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर। भैया जब आपको ऐसा है कि एक एक्सटर्नल, दो प्रकार के स्ट्रेसर हो सकते हैं, एक इंटरनल स्ट्रेसर जैसे कि ऐसे इवेंट जो मेरी बॉडी के अंदर है, जैसे कि हो सकता है पेट दर्द, जैसे कि हो सकता है मेरे दिल के अंदर कोई इमोशन। वहीं एक्सटर्नल स्ट्रेसर क्या होता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, इन दैट केस दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रेन, राइट, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। अब भैया अब हमारी हर एक अलग अलग साइकोलॉजी के अलग अलग फादर होते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड आपको पता है साइकोडायनेमिक मॉडल के फादर है। सिमिलरली हांस सेले इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। क्या भैया, हांस सेले इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। ठीक है भैया, इन्होंने सबसे ज्यादा हमारे दुनिया में स्ट्रेस के ऊपर काम किया। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी यार, he gave the definition that he defined stress as the non-specific response of the body to any demand. Very very important। इन्होंने कहा ये हमारी बॉडी का एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या है, सपोज आपको किसी ने चीट कर दिया कहीं, सपोज आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए एग्जाम में, है ना, सपोज आप घर लेट पहुंचे, सपोज आप फेल हो गए, ये सारे अलग 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 सिनेरियोज हैं, बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं, पर इन सब के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है भैया, आपकी स्वेट बढ़ा देती है, आपका हार्ट रेट बढ़ा देती है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ा देती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। ये सब के सब ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है, ये सेम रिस्पॉन्स हमारी बॉडी सारी चीज़ों पे देती है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इन्होंने साथ में कहा टू एनी डिमांड, यानी कोई भी बॉडी से कोई डिमांड आए तो हमारी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स दे देती है, हमारी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स दे देती है। अब लोगों ने यहीं पे हांस सेले को पकड़ लिया, कहते हैं हांस सेले ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम किसी भी डिमांड को दे दोगे। ये बताओ हांस सेले, ये बताओ दैट मैनी डिडंट एग्री कि स्ट्रेस जो है वो डिसरप्शन इन होम्योस्टेसिस तो करता ही है,
ठीक है। अच्छा, होम्योस्टेसिस क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारी बॉडी का। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। जब हमारा बीपी नॉर्मल है, जब हमारा हार्ट रेट नॉर्मल है, जब हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है ना, जब नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, राइट। हे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अबाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। वेल, आपको पता है CUET यूजी का एग्जाम 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। दोज आर दी एग्जाम जिनको आपको क्रैक करना जरूरी है टू गेट अ ग्रेट कॉलेज फॉर साइकोलॉजी। वेल, साइकोलॉजी डोमेन की दी बेस्ट क्लासेस आर बैक अगेन। 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April इज फ्रॉम साइकोप्रोडोलॉजी। हमारे पिछले सालों में इतने सारे टॉपर्स रह चुके हैं इन CUET एंड यू कैन बी वन एज वेल विद माई 1-to-1 गाइडेंस। आप हमारा अमेजिंग क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक यहाँ पे फॉर ऑल द डिटेल्स। अच्छा जी, अब लोगों ने क्या कहा? अरे लोगों ने कहा भाई तुम कह रहे हो एनी डिमांड, इस दुनिया में कोई भी डिमांड आए तो हमारी बॉडी सेम रिस्पॉन्स देगी। उन्होंने कहा भाई डिमांड का स्ट्रेसर होना भी तो जरूरी है। अब कोई चीज स्ट्रेसर है या नहीं? हाय राधिका, क्या हालचाल, बड़े समय बाद दिखे यार तुम। क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बढ़िया, काफी टाइम बाद मिले। कौन से कॉलेज में तुम अब? तुम कॉलेज में हो? आई होप तुम लास्ट ईयर के बैच के थे। कौन से कॉलेज में? तो इन्होंने क्या कहा कि भैया परसेप्शन ऑफ द पर्सन एज स्ट्रेसर और नॉट, ये भी बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला कि अरे भाई मेरे, वो जो डिमांड है इंसान के लिए स्ट्रेसफुल है कि नहीं, वो तो उसका परसेप्शन डिसाइड करेगा। जैसे सपोज आप हो, आप अपने घर रात को 12 बजे पहुंचे, वहीं आपका एक दूसरा दोस्त है अमीर, वो 12 बजे घर पहुंचा, उसकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, आपकी मम्मी कहती हैं, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि उसके घर में इट्स नॉर्मल, आपके घर में इट्स नॉट नॉर्मल। आपको पता है आपको डांट पड़ेगी, आपको पिटाई पड़ेगी, राइट। अरे वाह राधिका, यू आर इन DRC, क्या बात है, क्या कर रहे हो DRC से? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एनीवेज, कमिंग बैक, सो भैया एज अ स्ट्रेसर और नॉट, ये चीज़ आ गई। और आपके लिए स्ट्रेसर हो सकता है, दूसरे बंदे के लिए स्ट्रेस ना हो। अच्छा जी, अब स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सी और बातें आई। ये डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक मतलब चेंज होते रहता है, हर इंसान में सेम लेवल नहीं हो सकता, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। तो इंसान में पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। अच्छा, डायनामिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट, दिमाग का भी डायनामिक स्टेट है। हो सकता है आप जब स्ट्रेस्ड हो तब आप कुछ ओए होए राधिका, क्या बात है, वेरी गुड, बी ऑनर साइकोलॉजी, दैट्स सो ग्रेट। ये होती है भाई बात। जो भी बच्चे इस लाइव लेक्चर को देखे या फिर इस रिकॉर्डिंग को देखे, आई वुड टेल कि राधिका वॉज विद अस लास्ट ईयर, यस लास्ट ईयर ही थे, राइट। एंड शी वॉज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी पढ़ाई करी इन्होंने। एंड लुक एट दिस गाइज, I remember I counseling her. She has called me quite a few times, right? So I have talked to her a lot, and she was in one of our वो ग्रुप्स के अंदर थी, हमारे वो पर्सनल कोचिंग ग्रुप्स के। एंड भाई बच्चे को DRC के अंदर बी ऑनर साइकोलॉजी कर रही है, DU से दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चा बी ऑनर साइकोलॉजी कर रहा है। दैट्स सो ग्रेट, दैट इज़ एक्चुअली सो ग्रेट। इट फील एक्चुअली सो गुड कि भाई हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ कहाँ गए हुए हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे रामजस में हैं, हमारे पढ़ाए हुए लिटरली। आई वॉज, अब आप लोगों को एक बता देता हूँ एक चीज़, बड़ी फ़नी चीज़। सो आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम मेट्रो, ठीक है, तो मैं मेट्रो से आ रहा था एंड आई वॉज विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट। सो एक्चुअली मैं आ रहा था भैया सरोजनी मार्केट से, झूठ की बोलूँ, मैं गया था वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग देखने, लड़कों कुछ नहीं होता, आई नो इट। तो भैया बस सरोजनी से वापस आ रहा था दोस्तों के साथ। अब एक बच्ची आई, एक लड़की आई, एंड शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक, सर आप ही का चैनल है ना सर, मैं आपकी वीडियोस देख के ही पास हुई हूँ, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा साइकोलॉजी पढ़ाते हो। यार क्या बात है, थैंक यू, कौन से कॉलेज में हो? वो कहती सर मैं तो रामजस में हूँ। मैं कहा वाह भाई वाह। तो भाई जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू नो पुशेस मी ये सब करने के लिए। आई केम बैक एट 5:30 और 6 बजे मैंने भैया शुरू कर दिया लाइव क्लास। क्यों करा? आप लोगों के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि जब ये ऐसे मैसेजेस आते हैं ना कि सर आई एम इन रामजस, सर आई एम इन वो सबसे बढ़िया कौन सा है जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बच्चे गए हुए हैं, जाकिर हुसैन, है ना। जब ये सब देखने को मिलता है ना तो बहुत बहुत फील अच्छी आती है, बहुत अच्छी फील आती है। सो अमेजिंग, वेरी गुड। भैया स्टेटिस्टिक्स की भी वीडियो बनाओ, अवश्य बनाऊंगा यार, अवश्य बनाऊंगा, फॉर श्योर बनाऊंगा, ठीक है। एक बार मेरा थोड़ा कॉलेज का रिसर्च का सीन खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन बच्चे देख रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी जिनके पास है?
हाँ हाँ, ग्रेजुएशन लेवल की श्योरली एक्सप्लेन करूंगा। जो भी बच्चा क्लास 12 साइकोलॉजी वाला अगर देख रहा हो, प्लीज़ मेरी रिसर्च के अंदर पार्ट लो यार। जब बच्चे काफ़ी सारे होंगे ना यहाँ पे, लाइक अराउंड 10-20 बच्चे होंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है सर, साइकोलॉजी का स्कोप है क्या? बहुत स्कोप है भाई, मेरा पूरा चैनल इस चीज़ से भरा हुआ है, जाके देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, अब ये इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने बोला स्ट्रेस इज अ फैक्टर दैट रिजाइड्स इन इंडिविजुअल, नॉट इन इंडिविजुअल नॉट इन एनवायरनमेंट। आपकी मम्मी भी स्ट्रेस नहीं है, आप भी स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस कहाँ है? वो इंटरेक्शन में जो आपकी मम्मी के साथ आपकी हो रही है। ठीक है, ये बाकी की बातें हैं भैया, इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। स्ट्रेस थ्योरी की बात करते हैं भैया। स्ट्रेस थ्योरी बाय लाजरस एंड हिज कलीग्स, इसको अप्रेजल थ्योरी भी कहते हैं, इसको अप्रेजल थ्योरी भी कहते हैं गाइस। तो स्ट्रेस थ्योरी या फिर अप्रेजल थ्योरी गिवन बाय लाजरस एंड हिज कलीग्स, इन्होंने पहले ये बात बोली, इनकी एक डेफिनेशन है, जाके याद करो इसे। ठीक है, कोई खास बात नहीं, पर इन्होंने बेसिक बात बोली कि इंसान के परसेप्शन ऑफ द इवेंट, उसकी इंटरप्रिटेशन और अप्रेजल पे बहुत चीज़ें मैटर करती है। तीनों में क्या डिफरेंस है? अप्रेजल का मतलब होता है आप उस चीज़ को देखते कैसे हो, दैट इज अप्रेजल। ये बताओ, आपकी टीचर क्लास में एग्ज़ाम के पेपर बांटने के लिए आई। अब ऐसा हो सकता है कि पूरी क्लास को लग रहा हो अरे यार क्या बेकार चीज़ है, सबको स्ट्रेस हो जाए। एक बच्चा जो चौड़ में खड़ा हो, अरे वाह क्या बात है, अब उसका अप्रेजल इज कि ये जो इवेंट है वो पॉजिटिव है, बाकी सबका ये है कि ये इवेंट नेगेटिव है। राइट, ये चीज़ होती है। नंबर टू, अगर मैं नंबर टू की बात करूँ, एक चीज़ और है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? टीचर साथ में एग्जाम के पेपर लेके आई है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी बच्चे के लिए? बच्चे के लिए इंटरप्रिटेशन होगी कि यार इसका मतलब है कि वो ना हमें नंबर बांटेगी और मैं फेल वेल हो जाऊंगा, ये इंटरप्रिटेशन है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन आप देखते कैसे हो, वो इंटरप्रिटेशन और अप्रेजल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं भैया अप्रेजल थ्योरी क्या कहती है। अप्रेजल थ्योरी कहती है भैया आप दो प्रकार का अप्रेजल करते हो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को स्ट्रेस मानने के लिए। पहला आप करते हो प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा आप करते हो सेकेंडरी अप्रेजल। ठीक है, सेकेंड डिग्री, सेकेंडरी, हम ऐसे साइंस वाले बच्चे ऐसे याद रखते थे। तो प्राइमरी अप्रेजल क्या कहता है भैया? प्राइमरी अप्रेजल में सिंपल सी बात है, आप किसी भी इवेंट को, न्यू या फिर चेंजिंग बदलते हुए इन्वायरमेंट को, आप पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल की तरीके से देखते हो। पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज आपका फेवरेट मोमो वाले भैया चले गए, गांव चले गए, एंड ही इज़ नो मोर हेयर, भगवान के पास नहीं गए, गांव ही गए हैं। आपके लिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है? बताओ क्यों? क्योंकि भैया मैं मोमो वाले भैया से बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया उनके मोमो इतने मज़ेदार होते हैं, तो मेरे लिए ये नेगेटिव है। हो सकता है किसी के लिए न्यूट्रल हो कि अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, चढ़ना जान दे। और वहीं आपकी मम्मी के लिए ये बहुत खुशी का अवसर हो कि अरे वाह क्या बात है, अब वो होगा ही नहीं तो मेरा बच्चा ना बाहर का खाना ही नहीं खाएगा, क्या बात है, क्या बात है ना? ये चीज़ आ जाएगी। तो भैया हर इंसान के लिए सेम चीज़ का परसेप्शन कैन बी सो डिफरेंट, राइट? Well, you have started CUET UG साइकोलॉजी की प्रेप, लेकिन यू स्टिल डोंट नो व्हाट आर द बेस्ट MCQs जो कि क्वेश्चन पेपर में आएंगे। CUET UG एडवांस टेस्ट सीरीज बाय साइको प्रोडिजी इज द ओनली टेस्ट सीरीज दैट यू नीड, एंड टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए CUET UG एडवांस टेस्ट सीरीज में टोटल 30 हमारे मॉक टेस्ट है, जिसमें 20 तो सिर्फ चैप्टर वाइज ही हैं और बाकी के 10 फुल सिलेबस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, पिछले 3 साल में काउंटलेस टॉपर्स इन टेस्ट को करके आए हैं। यू कैन बी वन एज वेल, जॉइन आवर टेस्ट सीरीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस यही चीज़ है। प्राइमरी अप्रेजल क्या बताता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। अब सपोज बंधु, अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव अप्रेजल करोगे तो स्ट्रेस होगा क्या? जी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आप न्यूट्रल करोगे तो कोई स्ट्रेस होगा क्या? जी न्यूट्रल में भी नहीं होगा। स्ट्रेस के लिए आप अगले लेवल पे पहुंचोगे अगर आप नेगेटिवली अप्रेज करते हो। अब नेगेटिवली आपने अप्रेज कर लिया, सपोज आपने नेगेटिवली अप्रेज किया, अब आप उसको 3 प्रकार से देख सकते हो, हार्म, थ्रेट और चैलेंज। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि बेसिकली आप पहला अप्रेजल कर रहे हो हार्म वाला। हार्म का मतलब क्या होता है? हाँ जी अवश्य कर सकते हो हर्षित जी। हार्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पहले ही हो चुकी है। तो बेसिकली यू असेस द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द इवेंट। जैसे कि आप बहुत स्ट्रेसफुल हो कि कितना हार्म किया होगा एक अर्थक्वेक ने आपकी दूर की किसी प्रॉपर्टी पे या दूर के किसी घर पे, दैट्स अ हार्म। तो आप उसको स्ट्रेसफुल इवेंट को कैसे हार्म की तरह देख रहे हो। अच्छा जी। सेकंड इज थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या? थ्रेट का मतलब ये है
कि असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज दैट मे बी ब्रॉट बाय द इवेंट। यानी अब आपको डर लग रहा है कि जो टीचर आई है, ठीक है, वो आपको नंबर देगी, अगर नंबर कम आ गए, मैं फेल हो गया तो क्या होगा यार, राइट। अगर आप ये सब सोचोगे, दैट विल लीड टू व्हाट, दैट विल लीड टू योर थ्रेट वाला परसेप्शन, दैट विल लीड टू थ्रेट वाला परसेप्शन। और वहीं आप थोड़ा पॉजिटिवली देखो कि यार हाँ चलो कोई नहीं, सपोज मेरे को पहाड़ के उस तरफ जाना है पर मैं कर लूंगा। दिस पॉजिटिवनेस इन द नेगेटिविटी, क्या बोला मैं, पॉजिटिवनेस इन द नेगेटिविटी। जब आप एक नेगेटिव सिचुएशन को अप्रेज करो लेकिन यू आर स्टिल लाइक कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई कैन डू दिस, दैट इज वेयर यू डू अ चैलेंज वाला अप्रेजल। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब होगा भैया, इन दोनों में होगा। सबसे कम स्ट्रेस कब होगा, जब आप चैलेंज की तरह परसीव करोगे। अप्रेजल एज मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ योर एबिलिटी टू कोप एंड इवन प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट। सिंपल सी बात है। तो अगर आपने हार्म की तरह किया तो भैया वो चीज़ पहले ही घटना घट चुकी है, अब आप ये जायजा ले रहे हो कि भाई क्या क्या हो सकता है ना। अब आप ये ले सकते, अब ये सोच रहे हो कि भैया क्या क्या और हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है भैया, थ्रेट के अप्रेजल हुआ। अगर थ्रेट अप्रेजल हुआ तो क्या दिक्कत है भाई, कि भैया आप ये सोच रहे हो कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। एंड देन फाइनली चैलेंज इज लाइक इट्स मच मोर ऑफ अ पॉजिटिव, इट्स मच मोर ऑफ अ कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन कि हाँ मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट, है ना भाई। लो भाई, लाजरस एंड हिज कलीग्स की हमने इसी बात पे स्ट्रेस थ्योरी भी खत्म कर डाली। अच्छा जी, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अभी खत्म नहीं हुई, सॉरी। ये प्राइमरी अप्रेजल ही था, यानी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल में से जब सेलेक्ट किया, सपोज नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में हार्म थ्रेट और चैलेंज किया। ये पूरा अभी तक क्या था, ये था प्राइमरी अप्रेजल। अब प्राइमरी अप्रेजल के अंदर आप एक चीज समझ जाते हो कि मैंने अब चीज को स्ट्रेसफुल समझ लिया है, मैंने चीज को स्ट्रेसफुल मान लिया है। जब आप चीज को स्ट्रेसफुल मान लेते हो, अब आप करते हो सेकेंडरी अप्रेजल। आप क्या करते हो, आप करते हो सेकेंडरी अप्रेजल। गाइज व्हाट डू यू डू इन सेकेंडरी अप्रेजल भाई, इन बेसिकली इन सेकेंडरी अप्रेजल व्हाट यू डू इज आप अपनी असेसमेंट करते हो खुद की कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज का, क्या वो सफिशिएंट है इस चीज से लड़ने के लिए। सपोज आपको लग रहा है यार कि मेरा कोई दोस्त है, उसने मेरे को सपोज पैसे दे दिए थे, मैंने उसको पैसे दिए थे 10-15 हज़ार रुपए, उसने मेरे को वापस नहीं किया। नाउ दिस इज अ स्ट्रेसफुल इवेंट फॉर मी, दिस इज एन स्ट्रेसफुल इवेंट फॉर मी। अब ये बताओ मैं इससे कैसे आगे बढ़ूंगा। मैं इससे आगे सिर्फ तभी बढ़ पाऊंगा ना जब मैं ये सोचूंगा कि क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है उससे पैसे मांगने की, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज है कि यार मैं उससे इतने प्यार से बात करके निकलवा सकूँ पैसे। सपोज मेरे को लगता है यार मेरे बस की नहीं उससे पैसे निकलवाने, तो मेरे को पक्का स्ट्रेस होगा भाई। मेरे को लगता है यार कि नहीं नहीं मैं पैसे निकलवा लूंगा, इन दैट केस क्या लगेगा मेरे को कि हाँ दिस इज सेकेंडरी अप्रेजल इज पॉजिटिव, दैट स्ट्रेस नहीं होगा। अगर मेरे को लगता है मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज है, इन दैट केस येस मेरे को स्ट्रेस नहीं होगा। पर अगर मेरे को लगता है कि मेरे पास इतने स्ट्रेस रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी नहीं है, तब मेरे को स्ट्रेस होगा। क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, अरे भैया सोशल सपोर्ट हो सकता है, पर्सनल स्किल्स हो सकती हैं। सपोज आपको टीचर ने बोल दिया कि आपको ड्राइंग करनी है ना, ये लाइक मेरे को ड्राइंग तो आती नहीं, मेरे को ड्राइंग तो आती नहीं, राइट। ऑल राइट भाई आगे बढ़ते हैं। फिजिकल गुड हेल्थ, सपोज आपको फिजिकल रिसोर्स क्या हो सकता है, आपकी अच्छी हेल्थ। सपोज आपको एक मैराथन भागनी है, आप सोच रहे हो यार मैं कैसे भागूंगा, मेरी हेल्थ तो खराब है, तो स्ट्रेस होगा। मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं आपका, अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो कोई स्ट्रेस नहीं, नहीं है तो स्ट्रेस होगा। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपका अप्रेजल डिपेंड करेगा, किन फैक्टर्स की वजह से आप अप्रेजल को पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल की तरह मानोगे या हार्म थ्रेट और चैलेंज की तरह मानोगे। पास्ट एक्सपीरियंस, अरे सिंपल सी बात है भाई, आपने सपोज वो चीज़ पहले ही कर रखी है, आप वो कार्य पहले ही कर चुके हो एंड यू हैव डन इट सक्सेसफुली, तो अगली बार करोगे तो कोई स्ट्रेस होगा जी, नहीं होगा। पर कोई नई प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट लग रही है, पहली बार कर रहे हो तो स्ट्रेस होगा जी, अवश्य होगा। ये हो गई पास्ट एक्सपीरियंस की बात। कंट्रोलेबिलिटी, अरे भाई एक बात बताओ, अगर मेरे पास कंट्रोलेबिलिटी मेरे को लग रहा है कम है, जैसे कि सपोज मेरे को लग रहा है टीचर कभी भी वो दे सकते हैं सरप्राइज टेस्ट, क्या है सरप्राइज टेस्ट के ऊपर मेरा कोई वो है कंट्रोलेबिलिटी है जी, बिल्कुल कंट्रोलेबिलिटी नहीं है। तो अगर मेरे को लग रहा है कंट्रोलेबल नहीं है तो भैया स्ट्रेस हाई होगा। वहीं सपोज टीचर ने बोला है कि आप लोग का जब मन करे आप तब अपना असाइनमेंट भेज देना, इन दिस केस मेरे हाथ में कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है, मैं जब चाहूँ तब वो काम कर सकता हूँ, तो क्या मेरे को स्ट्रेस होगा जी, मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। समझ आ रहा है गाइस?
कौन कौन है यहाँ पे, एक बार हाई बोल दो और लाइक कर दो। ऑलराइट, अच्छा जी। इसमें सेल्फ एफिकेसी भी आती है। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है भाई, मेरी खुद का असेसमेंट कि क्या मेरे पास इतनी एबिलिटी है किसी भी कार्य को करने की। सपोज मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो भैया इन दैट केस क्या होगा कि मेरे को स्ट्रेस कम होगा। वहीं अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास नहीं है यार, आई कांट डू दिस, तो मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा होगा। सिंपल एज दैट, राइट। इतनी बात क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी, अरे यार सिंपल सी बात है। आपकी छोटी मोटी लड़ाई हो गई अपने पार्टनर से तो कम स्ट्रेस होगा। वहीं सपोज आपका इतना बड़ा कोई सीन होगा कि आपका ब्रेकअप होने लग जाए, हो सकता है आपके मम्मी पापा आपसे इतने नाराज हो गए कि भाई आपको दिक्कत पड़ जाए। इन दैट केस आपकी इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इज हाई, देयरफॉर स्ट्रेस लेवल विल आल्सो बी हाई। ड्यूरेशन की बात करते हैं। अरे भाई ड्यूरेशन छोटे समय का होगा तो कम स्ट्रेस होगा, लंबे समय तक चलेगा तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, कॉमन सी बात है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी भैया वो चीज़ कितनी मुश्किल है, कितनी उलझी हुई है। एग्जाम्पल, आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा डर लगता था क्लास 10th में, प्रोबेबिलिटी वाले मैथ्स के चैप्टर में या ट्रिग्नोमेट्री में? भाई मुझे तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा डर लगता था, मेरी तो बहुत ही खराब थी। क्यों डर ज़्यादा लगता था? क्योंकि इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। द मोर कॉम्प्लेक्स द सिचुएशन और द थिंग, द मोर द स्ट्रेस यू हैव। द मोर कॉम्प्लेक्स द थिंग, द मोर स्ट्रेस यू हैव। वहीं प्रोबेबिलिटी वॉज अ इजी चैप्टर, इजी चैप्टर था तो भैया कोई कॉम्प्लेक्सिटी कम थी, तो भैया स्ट्रेस लेवल भी कम था। तो भाई स्ट्रेस लेवल भी एब्सोल्युटली कम था। ऑलराइट, समझ आया? समझ में आया क्या? आगे बढ़े। प्रिडिक्टेबिलिटी, अगेन प्रिडिक्टेबिलिटी वही है। अरे भैया कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होगी तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा। जैसे कि सपोज आपने सोचा नहीं था रिश्तेदार आपके घर आएंगे और सडनली आपके घर रिश्तेदार आ गए, आपका पूरा घर गंदा पड़ा है। इन दैट केस आपको स्ट्रेस होगा, अरे वो फूफा जी आ गए, जल्दी से कपड़े वपड़े पहनूं भैया मैं ढंग से अच्छे अच्छे, और घर साफ करूं। दैट केस क्या है, आपको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा। प्रिडिक्टेबिलिटी, आपको लग रहा है कि भैया चीज़ प्रिडिक्टेबल है, मतलब आपको बता के आ रहे हैं, तो आप घर साफ रखोगे, आप प्रिपरेशन रखोगे, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा कम होगा? जी कम स्ट्रेस होगा। कम स्ट्रेस होगा। आई होप इतना तो आप लोग समझ रहे हो। और भाई आगे चलते हैं। तो बेसिकली अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो लंबे समय का स्ट्रेसर होगा, प्रोलॉन्ग स्ट्रेसर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है, राइट। और प्रिडिक्टेबिलिटी कम है ऑब्वियसली। वहीं लो इंटेंसिटी वाला स्ट्रेसर है, छोटे समय के लिए, लेस कॉम्प्लेक्स है और प्रिडिक्टेबल है। इन दैट केस कम स्ट्रेस होगा, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी में हम समझ रहे हैं फाइट वर्सेस फ्लाइट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म। वेल यू वांट टू मेक अ करियर इन साइकोलॉजी, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो कि बीए साइकोलॉजी करूँ, बीएससी साइकोलॉजी करूँ, कौन से कॉलेज से करूँ। वेल मेरे टाइम पे भी ये सेम इशू था और कोई भी नहीं था मेरे को ये गाइडेंस देने के लिए। आई हैड टू फाइंड माई ओन वे, बट यू डोंट हैव टू, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग काउंसलिंग सेशंस, जिसमें आप 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए मेरे साथ लाइव 1-to-1 बैठ सकते हो विद योर पेरेंट एज वेल इफ दे वांट टू जॉइन इन, एंड हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे अबाउट योर होल करियर इन साइकोलॉजी। इज इट बेस्ट फिट फॉर यू, व्हाट इज द मनी दैट यू कैन अर्न, कौन से कॉलेज से करना चाहिए, और विच काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट you can become. So if you want to get in a counseling session with me, link is down in the description and also in the comment section. भैया फाइट वर्सेस फाइट सिमिलर रिस्पॉन्स जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो काम करता है, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। अच्छा जी, देखते हैं भाई क्या करता है। सपोज हमारी बॉडी को स्ट्रेस हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या क्या करती है। तो भैया जब भी आपको दिखता है ना कोई एक स्ट्रेसर है, जैसे स्ट्रेस है तो भैया स्ट्रेसर होगा एक, वो जो स्ट्रेसर है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी सेंस ऑर्गन लेगी। जैसे सपोज आपको दिख गया कि टीचर एग्जाम के पेपर लेके आ रही है, तो यह किसने बताया? आपकी आंखों ने बताया, राइट। आपकी आंखों ने बताया कि भाई टीचर एग्जाम के पेपर लेके आ रही है, डरने वाली बात है। इन दैट केस वो चीज़ पहुंचेगी सीधा ब्रेन के अंदर, कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। अच्छा, हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं। हाइपोथैलेमस दो काम करता है भाई। कौन से दो काम करता है? वो दो पाथवे ऑन कर देता है, दो अलग अलग नालियों को वो ऑन कर देता है, दो अलग अलग रास्तों को वो ऑन कर देता है। पहला पाथ क्या करता है भाई? पहले पाथ के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टर्न ऑन कर देता है। ऑटोनॉमिक कौन सा होता है? इनवॉलेंट्री सिस्टम, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। और ये जो इनवॉलेंट्री सिस्टम है ये क्या करता है? ये हमारे किडनी के ऊपर बैठे हुए एड्रीनल ग्लैंड, ये देख रहे हैं ये वाला,
एंड एड्रीनल ग्लैंड को बोलता है कि अरे भाई चलो अपने हार्मोन रिलीज करो, कौन से वाले, कैटेकोलामीन्स। अब ये कैटेकोलामीन्स क्या होते हैं? ये दो हार्मोन होते हैं बेसिकली, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। भाई ये नाम तो मैंने कभी सुना नहीं, अब बता दे तो इनका देसी नाम। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का नाम सबने सुना होगा, तो एपिनेफ्रिन क्यों नहीं सुना? क्योंकि एपिनेफ्रिन इज इन द ब्रिटिश इंग्लिश, एड्रेनलिन इज द यूएस इंग्लिश, और हम लोग यूएस को फॉलो तो करते हैं पर हमारे यहाँ पे बोली जाती है ब्रिटिश इंग्लिश। दैट इज वाई वी ऑलवेज कॉल इट एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन याद है क्या होता है? एड्रेनलिन रश होता है हमें, है ना, बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश होता है हमें चीज़ों को देख के, राइट, एकदम से एनर्जी बढ़ रही है, बस यही काम कर रहा है। आपको दो चीज़ें करनी है, अभी बताता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर ये दोनों के दोनों हार्मोन्स आए, आपकी बॉडी देती है फाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलर रिस्पॉन्स। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसके तहत इसके बेसिकली जो फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स है, इसमें क्या होता है, जब भी आपके सामने कोई डेंजर आ जाता है, कोई डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, इन दैट केस आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। एक तीसरा भी होता है, उसे कहते हैं फ्रीज, जब बंदा ही काम करना बंद कर देता है। फाइट का मतलब है सपोज आपके सामने एक बड़ा सा भालू आ गया है, एक बड़ा सा भालू आ गया, इन दैट केस आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप भालू से डिशुम डिशुम करके लड़ाई करो, या फिर आप क्या करो भाई कि भालू से भाग जाओ। तो या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, तो इधर फाइट और फ्लाइट। अच्छा जी, ये चीज़ होती है। इसको देने के लिए ना, इस रिस्पॉन्स को देने के लिए हमारी बॉडी को तैयार होना पड़ता है, काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है मैं बताता हूँ। अच्छा, ये फाइट और फ्लाइट स्टिमुलर रिस्पॉन्स किसने टर्न ऑन किया भैया? एड्रिनल ग्लैंड ने किया। एड्रिनल ग्लैंड ने कैसे किया भैया? हमारे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को निकाल के। अब ये कार्य करने के लिए सपोज आपको भालू से लड़ना है या आपको भागना है, दोनों केसेस में एनर्जी बहुत सारी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो हाइपोथैलेमस बोलता है अरे भाई पिट्यूटरी ग्लैंड सुनो मेरी बात, कॉर्टिसोल नाम का कॉर्टिकोस्टेरॉइड में से अलग अलग ना जैसे ब्रांचेस होती है हार्मोन्स की। तो मैंने कहा जैसे कि आटे का डब्बा है, जैसे सपोज मसालों के डब्बा निकाल दो, अब उसमें से जो पर्टिकुलर मसाला चाहिए वो मांगती है मम्मी। सिमिलरली पिट्यूटरी ग्लैंड को उसने बोला कि भैया कॉर्टिकोस्टेरॉइड के डब्बे में से कॉर्टिसोल निकाल के दे दो। कॉर्टिसोल जब आपने निकाला पिट्यूटरी ग्लैंड ने, तो इसने क्या किया, कॉर्टिसोल जैसे हमारे ब्लड में गया उसने हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज कर दी। क्या होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई बता सकता है? बेसिकली हमारी बॉडी की किस रेट से हमारी बॉडी जो फूड आया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इंक्रीज हो गई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो क्या हुआ, पहले अगर इतना इतना फूड बना रहा था सेल, और ये एक बारी में इतना सारा बना गया इसने, तो क्या हुआ, तो ये एक चीज़ हुई कि भैया हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी तो हमारी एनर्जी लेवल ऑफ द बॉडी इंक्रीज हुए, हमारा एनर्जी लेवल ऑफ द बॉडी इंक्रीज हुए। अब जब ये एनर्जी लेवल ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो गया, अब आपके अंदर एकदम जोश, एकदम ताकत आ चुकी है, नाउ यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और अब आप क्या करोगे भाई, आप या तो भालू से भागोगे या फिर भालू से लड़ोगे, राइट, इधर यू विल फाइट और फ्लाइट। ठीक है भाई, एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा रहा अभी, वो अलग से कराऊंगा, वो सब CUET वाले बैच के अंदर कराऊंगा, अभी एकदम ऊपर ऊपर से। तो फाइट वर्सेस फ्लाइट हमें रिस्पॉन्स समझ आ गया, जिसको ना समझ आया वो पीछे जाके दोबारा देखे। अब बात करते हैं इमोशनल क्या क्या चीज़ें होती है भाई आपके साथ। अरे इमोशनल स्ट्रेस, सपोज आपको स्ट्रेस हुआ है, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या, डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, एम्बैरसमेंट हो सकती है, गुस्सा आ सकता है किसी पे, डिप्रेशन हो सकता है, कई बार डिनाइल में जा सकता है बंदा कि इतना स्ट्रेस होगा कि यू आर लाइक कि नहीं ये चीज़ सच नहीं है। राइट। देन यू हैव बिहेवियरल रिस्पॉन्स। अब बिहेवियरली तो वैसे फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स है ही, लेकिन वर्चुअली अनलिमिटेड है। जैसे कि कोई बंदा रो सकता है, कोई बंदा चिल्ला चिल्ला के हंस सकता है, कोई बंदा हो सकता है कि भागने लग जाए, कोई बंदा हो सकता है वर्कआउट करने लग जाए, कोई बंदा हो सकता है जिम चले जाए, कोई बंदा हो सकता है गाने लिखने लग जाए, कोई बंदा हो सकता है गाने गाना शुरू कर दे। तो बिहेवियरली यू कैन डू एनीथिंग व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है भाई, अच्छा जी। देन वी हैव कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। अरे यार जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका दिमाग में क्या होता है, पहली बात तो इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट हो जाता है कि नहीं, आप कंसंट्रेट करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। बिलीव अबाउट द हार्म और थ्रेट के बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, यार कि यार मैम पेपर लेके आएंगी तो क्या होगा, अरे यार उन्होंने मेरे नंबर दिखा दिए मेरे दोस्तों को तो क्या होगा, ये चीज़ आप सोच रहे हो। इंट्रूसिव, रेपिटेटिव एंड अनकंफर्टेबल थॉट्स आ रहे हैं। इंट्रूसिव मतलब जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न को। रिपीटेटिव, बार 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 सेम चीज़ के बारे में हम सोच रहे हो। जैसे सपोज आपको स्ट्रेस हुआ कि भैया आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी, तो बार बार कंटिन्यूसली आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। व्हाट इज दैट भाई, दैट क्लियरली सेज कि भैया आपका
स्ट्रेस लेवल हाई है। अच्छा जी। बिलीव अबाउट द कॉज एंड कंट्रोलेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब आप सोचते रहते हो यार काश मैं रोक लेता, काश मैं ये चीज़ नहीं करता, काश मैं वो चीज़ नहीं करता। तो आप बेसिकली कंटिन्यूसली उस रिपीटेटिव थॉट्स में रहते हो अबाउट द स्टिमुलस इवेंट। ठीक है भाई, तो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स समझ आ गया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। कौन से अलग अलग स्ट्रेस होते हैं। जो भी है भैया इधर एक बार हाई बोल दें और लाइक कर दें। यो भैया वागिश बॉय, क्या बात है। एक सेकंड आएगा इसमें मेरे को ना थोड़ा सा, आई हैव अ स्टफी नोज। ऑल राइट गाइज, आई एम बैक अगेन। वापस आ चुका हूँ आप लोगों को परेशान करने, बेसिकली तो पढ़ाने। पर देखो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो यार। आई वुड रियली से कि आप लोग पढ़ो तो आपका फ़ायदा ही है। ऑल राइट, इट्स सो वियर्ड ना वैसे लाइव क्लास के अंदर, लाइक वी आर सो मच मोर कनेक्टेड टू पीपल, जेन्युइनली सो मच मोर। तो दैट्स गुड। मैं सोच रहा हूँ कुछ वो करूँ, लाइक लाइव सेशंस जो कि सिर्फ बातचीत करने के लिए हो आप लोगों से। आई पर्सनली वांट टू डू दैट। एनवायरमेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं। अब देखो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है फिजिकल स्ट्रेस। ऐसी चीज़ें, ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमारी बॉडी की स्टेट बदल दें। जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, जब सोते नहीं हो बहुत ज़्यादा तो आंखों में दर्द होता है, दैट इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस। आई स्ट्रेन, जब बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हो सर में दर्द होता है, दैट इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा थक जाते हो, फिजिकल स्ट्रेस। कोई इंजरी हो जाए, फिजिकल स्ट्रेस। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पेन इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि बॉडी रिलेटेड स्ट्रेस है। लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, बाहर का बार बार खा रहे हो या अच्छा खाना नहीं मिल रहा, इन दैट केस क्या हो रहा है कि भाई आपको क्या हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है ना, आपको स्ट्रेस हो रहा है, बस यही चीज़ यहाँ पे है। एनवायरनमेंट तो ये हो गया फिजिकल स्ट्रेस, जो भी बॉडी रिलेटेड चीज़ों से होता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस ऐसी चीज़ों से होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में, पर हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज आप आ रहे हो दिल्ली मेट्रो से और राजीव चौक आपका स्टेशन है, यमुना बैंक आपका स्टेशन है, तो दीज आर अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट्स ऑफ आर सराउंडिंग। जैसे क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। नॉइज़, बहुत तेज तेज बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं। हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको, अत्यंत गर्मी, अभी आने वाला है वो गर्मी वाला सीज़न। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। भूकंप अभी रिसेंटली आया था, राइट, बहुत भूकंप आ रहे हैं आजकल तो वैसे भी। सो दीज थिंग्स कि भैया आपको भूकंप आ रहा है। ऑल राइट, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। फायर, आग लग जाए तो, फ्लड, बाढ़ आ जाए तो, ये सारे एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते भाई। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये मेरा फेवरेट है। ऐसा स्ट्रेस जो हम अपने ही दिमाग में बनाते हैं, ये कोई रियल वर्ल्ड चीज़ नहीं है, पर हम इसे सोच सोच के बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखो, वरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, ये खुद तो स्ट्रेस सिम्टम के स्ट्रेस होते ही है। कई बार ये और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है डर लगने से भी और ज़्यादा डर लगता है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई गई है। अब देखो कौन से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है भाई कि आपकी कोई नीड है या कोई मोटिव है, अब वो ब्लॉक हो जाए ड्यू टू समथिंग और समवन। जैसे कि सपोज आप पढ़ना चाहते थे, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो गया, माता का झगड़ाता शुरू हो गया। अब बहुत तेज तेज लाउड झगड़ाता चल रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो इन दैट केस क्या हुआ, आपकी एक नीड थी और आपके एक मोटिव था। नीड क्या थी कि भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को पढ़ना है। आपकी नीड थी कि यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को पढ़ना है। इन दैट केस आप पढ़ तो पाए नहीं, इन दैट केस आप पढ़ नहीं पा रहे। तो जब आपकी कोई एक नीड है लेकिन कोई चीज़ उसे रोक दे फुलफिल होने से, इन दैट केस वो क्या कहलाता है भैया, वो फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। इन दैट केस वो क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एज फ्रस्ट्रेशन। ठीक है भाई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से हो सकता है, इंटरपर्सनल हर्ट हो जाए, किसी की वजह से दुख हो जाए, दर्द हो जाए, स्कूल में नंबर कम आ जाए, इन चीज़ों की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। स्कूल में नंबर आने से फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सकती है, आप नंबर अच्छे लाना चाहते हो लेकिन आपके मार्क्स बार बार कम आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, दो इनकम्पैटिबल नीड्स के बीच में व्हेन यू हैव टू चूज, मूवी देखने जाऊँ या पढ़ाई करूँ, दोस्तों के साथ बात करूँ या गर्लफ्रेंड से बात करूँ, पढ़ाई पे फोकस करूँ या फिर खेलने जाऊँ क्रिकेट में,
ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ। कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए मोरली नॉट राइट है परंतु आपको फिर भी करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि यार आपको मजबूर किया जा रहा है। जैसे कि सपोज आपको कोई कह दे कि आपको ना उस बंदे का मर्डर करना है, आप तो करना नहीं चाहोगे भाई, हु वुड वांट टू किल समवन, राइट? पर आपको करने को बोल दिया, इन दैट केस आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज हो रहे हैं। इंटरनल प्रेशर, जब हम अपने आप से अत्यंत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं, जैसे कि अरे चल तेरे को 90% लाने हैं, 99 95 से परसेंट से एक मार्क भी कम आया तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो वी पुट एक्सेप्शनली अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड फॉर अस इन अचीविंग आवर गोल्स। ये होता है इंटरनल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या है? अरे जब बाहर के लोग हमसे ऐसी डिमांड करने लग जाए कि अब तुम्हारा चाचा फूफा मामा आ रहे हैं और वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें ना 95% लाने, उससे कम बिल्कुल नहीं लाने, तेरे को देख पूरी मेहनत करनी है, अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। ये क्या है? सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर क्यों है भैया? वो बाहर के लोग तुम्हें एक पर्टिकुलर काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, एक्सेसिव ज़्यादा हाई डिमांड रख रहे हैं। तो ये हो गया सोशल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर जब मैं खुद से बोलूँ ये बात। फिर आगे सोशल स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो कि हमारे दूसरों के रिलेशनशिप के साथ वजह से होता है। जैसे कि सपोज किसी लव्ड वन का बीमार हो गया, कोई मर गया लव्ड वन, आपके रिश्तों में खटास आ गई, यानी सपोज आपकी मम्मी से लड़ाई हो गई, तो दैट्स अ सोशल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि आपको मम्मी से प्यार तो है, आप मम्मी के साथ रहते तो, पर दिक्कत क्या है यार कि आपका रिलेशनशिप इज़ वेरी मच स्ट्रेन्ड इन दैट केस। ठीक है? डेथ ऑफ समवन, सपोज आपके भगवान ना करे बट किसी ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो जाती है सपोज, इन दैट केस आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगा। दैट्स अ सोशल स्ट्रेस फॉर यू, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बात करते सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। यार मेरी तो इतनी लाइफ ही खराब हो गई है, सबको लगता है कि एट वन पॉइंट इन देयर लाइफ एवरीवन इज़ लाइक यार मेरी तो इतनी लाइफ ख़राब हो गई है। लेकिन याद रखो कि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर उठ के आता है। ठीक है? तो कभी भी हार नहीं माननी भाई जीवन में, है ना? हारने वाली फीलिंग आ रही है लेकिन हारा नहीं हूँ मैं, तो बस ये सोच के चलना है। पहली चीज़, लाइफ इवेंट्स, छोटे बड़े लाइफ इवेंट्स जो ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के अंदर चेंजेस होते हैं, उन्हें उनके लिए स्ट्रेस होता है। जब सब सेवरल ऑफ देम ऑकर साइमल्टेनियसली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए डिफिकल्ट टू कोप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सपोज आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, आप किसी की शादी में गए, लेकिन सपोज सडनली कुछ हो गया, आपके नंबर आ गए, तो ये मल्टीपल लाइफ इवेंट्स जब एक साथ हो जाए, सपोज किसी लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन आपको उसी दिन पेपर भी देना है, दोज आर लाइफ इवेंट्स गाइस। क्यों? क्योंकि ऐसे छोटे मोटी चीज़ें होती है लाइफ की जो बड़ी भी, एक्चुअली छोटी और बड़ी, तभी वो लाइफ इवेंट है। अब हम बात करते हैं डेली लाइफ की। अरे यार मेट्रो में लेट हो गए, ओला नहीं मिली, रैपिडो बैन हो गई तो मेरे को मिल नहीं रही, बिजली चली गई, क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं किया, असाइनमेंट नहीं दिया टाइम पे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था, कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया, बाद में करना था, बाद में करना भूल गया। ये हैसल्स है एवरी डे टू डे हैपनिंग्स की वजह से जो हमें पर्सनल स्ट्रेस होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज हैसल्स। भैया क्या कहते हैं मुझे? हैसल्स कहते हैं। जो भी बच्चे इस वक्त लाइव है एक बार हाई बोलो। क्या बात है? हाई वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम मिल जाए, नॉइजी एनवायरनमेंट में बैठना पड़ जाए, बिजली की कमी हो जाए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा के बीच में फंस जाओ, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैसल्स है, एवरीडे लाइफ में होती है। देखा गया जिन लोगों के हैसल्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा सा अगर आपका दिल चकरा रहा है तो भैया आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो काफ़ी ख़राब है। वो आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग काफ़ी ख़राब है। तभी आप देखते हो एमएनसी वाले लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, राइट? देन वी टॉक अबाउट द ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स बेसिकली होते तो लाइफ इवेंट्स ही हैं, पर इनके अंदर क्या होता है ना कि आपको डेथ का थ्रेट हो जाता है बेसिकली, कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, आप मर सकते हो, आग लग गई कहीं पे घर में, किसी एयरप्लेन में फंस गए, हाईजैक, किडनैप वगैरह कुछ भी हो गए। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं? ये बताती है भाई ये दिए होते हैं हमारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स। 4 लोग लाइव हैं यार, लाइक करो जल्दी से, और एक बार बताओ मेरे को कि कौन कौन है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है इन ट्रॉमेटिक इवेंट से। भाई इनसे आपको पीटीएसडी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ट्रॉमा हो सकता है, बार बार रीअकरेंट फ्लैशबैक्स आ सकते हैं आपको, बार बार ड्रीम्स आ सकते हैं उस चीज़ के, थॉट्स आ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं, अवश्य हो सकती हैं। चलो, तो बेसिकली ट्रॉमेटिक इवेंट्स में भी यही है भैया। अब देखते हैं स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे ऊपर। अरे वही चीज़ें बस दोबारा लिखी हुई हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? अरे आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा,
ऐसे बोलोगे, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ गई, दिल की धड़कन बढ़ गई तो बीपी बढ़ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया। क्यों हो गया मैं बाद में बताऊंगा, जब सीयूटी वाला क्रैश कोर्स करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा फाइट वर्सेस फ्लाइट, क्योंकि तब आपको थोड़ी डिटेल पता होनी जरूरी है। अभी बस वही पढ़ो जो आपको एनसीईआरटी में पूछा गया। राइट, दिस इज वन शॉर्ट लेक्चर। इंक्रीज इन एयर पैसेजेस, अरे भैया आपका एयर पैसेज बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा सांस आ सके। जो लंग्स वगैरह की जो नलियाँ होती है ना, जिन्हें हम एल्वियोलाई वगैरह कहते हैं, है ना, ये जो ब्रोंक्यूल्स जिन्हें कहते हैं हम, तो ब्रोंक्यूल्स बड़े हो जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, बड़ा हो जाता है, तो ताकि ज़्यादा एयर आ सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल पतली हो जाती है ताकि बीपी बढ़ जाए। कैसे पता चलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल? जैसे आपने कोई पाइप से पानी दिया हो, उसके आगे हाथ रखते हो, उंगली रखते हो, तो एकदम तेज पानी जाता है ना, बस सेम तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। इंस्टेड ऑफ हाथ रखना वो क्या करती है, इसका साइज पतला कर देती है। इतने में तो बहुत तेज पानी जाएगा, बहुत तेज ब्लड जाएगा, इसमें धीरे धीरे ब्लड जाएगा, इसमें उससे थोड़ा तेज जाएगा। दैट इज व्हाट हैपेंस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इमोशनल इफेक्ट वही सब होंगे। डिप्रेशन हो रहा है भाई आपको, एंग्जाइटी फील हो रही है, कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो गया आपका, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा बिहेव कर रहे हो यार आप, बार बार आपको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, ये सारे केसेस क्या हैं? ये सारे केसेस बताते हैं कि आपको इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आ रहे हैं। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट द कॉग्निटिव इफेक्ट्स। कॉग्निटिव इफेक्ट्स कौन से होते हैं भाई? कि आपको दिमाग में क्या क्या फील हो रहा है। तो भैया दिमाग में क्या क्या फील हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली चीज़ तो भैया लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजंस। भैया आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे ऑफ लाइफ, ये फैक्ट हो चुका है कि आप सही डिसीजन ऑफ लाइफ नहीं ले पा रहे हो गाइस। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है? कंसंट्रेशन खराब हो गई आपकी, चीज़ों में ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, शॉर्ट टर्म मेमोरी रिड्यूस हो गई। होता है ना जो लोग स्ट्रेस होते हैं, अरे यार मैंने क्या बोला था यार, जब स्ट्रेस में होते हो आप भूल जाते हो। रिट्रीवल फेलियर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। रिट्रीवल फेलियर क्या होता है? आपको याद था आंसर, लेकिन आप आंसर भूल गए। आपको आंसर याद था बट यू हैव फॉरगॉटन द आंसर। व्हाई डिड दिस हैपन टू यू? व्हाई डिड दिस हैपन टू यू? बिकॉज आपको स्ट्रेस बहुत हाई था। जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आपको रिट्रीवल फेलियर होगा। जो चीज़ मेमोरी स्टोर्ड है उसको वापस लाना यानी रिट्रीव करना इज मुश्किल फॉर यू। दैट्स व्हाट हैपेंस। बिहेवियरल इफेक्ट की बात करते हैं भैया। बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं भैया? ईटिंग लेस न्यूट्रिशियस फूड, जो कहता है ना इमोशनल ईटिंग, लोग इस दर्द के अंदर चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, कंफर्ट फूड जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से न्यूट्रिशियस फूड कम कर देते हैं। हाई इंटेक ऑफ स्टिमुलेंट, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप चाय ज़्यादा पीते हो, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो, है ना। कंजम्पशन, हाई कंजम्पशन ऑफ सिगरेट, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, कई लोग स्ट्रेस के लिए इन सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, दारू गांजा नशा ये सारी चीज़ें करते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न, अरे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कई बार नहीं सो पा रहे हो, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं। डिक्रीज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस खराब हो गई। एब्सेंटीज़म, ज़्यादा आपका एब्सेंटीज़म बढ़ रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, माई रिसर्च इज ओवर ऑन दिस। भैया मेरी रिसर्च का टॉपिक है, मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ ये पहचानने की क्या साइकोलॉजिकल मेथड, जो कि एक है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, चैप्टर नंबर 4 के अंदर 5 के अंदर आप पढ़ोगे, क्या हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके बच्चों का एग्जामिनेशन एंग्जाइटी या एग्जामिनेशन स्ट्रेस डिक्रीज कर सकते हैं क्या? इवैल्यूएटिव स्ट्रेस कहते हैं, इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, बेसिकली इसे इवैल्यूएटिव स्ट्रेस, इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन कहते हैं। एग्जामिनेशन से डर लगना कहते हैं इसे, कि भैया आप कई बार एग्जामिनेशन में डर की वजह से क्या होता है, आप गलत आंसर लिख देते हो, रिट्रीवल फेलियर हो जाता है, आता जाता आंसर नहीं भूल लिख पाते, है ना, सेंटेंसेस भूल जाते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन एंग्जाइटी में आती है। आई वुड रिकमेंड आप इसके लिए एनसीईआरटी श्योरली पढ़ो, आता है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें। जो लोग अभी इस समय लाइव है, एक बार लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और लिख दो कि भैया आई एम वॉचिंग, बोलो। और कौन से मतलब क्या कर रहे हो आप बैचलर्स में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्लास 12 में हो, क्लास 11 में, वो बताओ। ठीक है, ऑल राइट। स्ट्रेस एंड हेल्थ, हमारी हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है भाई? पहली बात तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, और हम परेशान हो जाते हैं, लाइक आई एम गिविंग अप। वो गिव अप कब करते हैं? व्हेन वी आर इन द फेज ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। मैं परेशान हो गया, मैं थक गया हूँ, फिजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी। ये मोस्टली कब होता है? जब रिलेशनशिप्स ब्रेकअप होते हैं, जब सपोज आपकी जॉब छूट जाती है, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, तब यू फील दैट बर्नआउट। ये चीज़ होती है। अब हम बात करेंगे, अच्छा स्ट्रेस और हेल्थ की बात हो ही रही है तो ये अभी एक सेकंड में करेंगे। पहले हम स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम, क्योंकि स्ट्रेस और हेल्थ में आता है।
बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। इम्यूनिटी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हमारे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वो होते हैं। अब इसको इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप अवश्य हमारी बुक ले सकते हो, और हमारा CUET के टाइम पे मैं फुल अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी वन शॉट है। पर मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि स्ट्रेस के टाइम पे एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं हमारी इम्यूनिटी के अंदर। टी लिम्फोसाइट होते हैं स्पेशल टाइप के, ये नेचुरल किलर सेल होते हैं। इनका काम होता है जा जाके खाना अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, ये जा जाके खाते हैं उन्हें। भैया इनकी जो खाने की एबिलिटी होती है ना, उन्हें मारने की एबिलिटी, उसको हम स्ट्रेंथ को कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू किल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भैया जब आपको स्ट्रेस होता है ना तो ये नेचुरल किलर सेल्स की साइटोटॉक्सिसिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब वो जो हथियारे हैं जो हत्या कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, उन्हें उनकी खाने की एबिलिटी कम हो जाती है, वो वीक पड़ जाते हैं। इस वजह से जो बुरे वाले पैथोजन होते हैं, पैथोजन क्या होता है, जिस ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मैं कहूँगा ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या वायरस, जिनकी वजह से हमारे को क्या होता है, हमारे को बीमारी होती है, तो भैया इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्योंकि वो जो मारने वाला है इनका, वो हथियार तो उठा ही नहीं पा रहा बेचारा, राइट। इन दैट केस क्या होगा भाई कि आपको स्ट्रेस की वजह से साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिक बात ये है कि हमारी स्ट्रेस इस वजह से काम नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है गाइस? हमारी 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 स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और नॉट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी। स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती है। ठीक है जी। लाइफस्टाइल के ऊपर स्ट्रेस का क्या हाल होता है यार? अरे जब आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होगी यार, तो क्या होगा, आप कम कम सोओगे, उल्टा सीधा खाओगे, स्ट्रेस भरी लाइफ से डाइजेशन और इम्यूनिटी की बैंड बजाओगे। तो डिक्रीज डाइजेशन एंड डिक्रीज इम्यूनिटी, बस यही चीज़ है। याकुल्ट का जिंगल है, मैं हमेशा याद कराता हूँ बच्चों को, कम कम सोते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, स्ट्रेस भरी लाइफ से डाइजेशन इम्यूनिटी की बैंड बजाते हैं, इसीलिए याकुल्ट से हेल्दी जी जाते हैं। बस यही चीज़ आपको याद करनी है भाई। कम कम सोते हैं, लैक ऑफ स्लीप, उल्टा सीधा खाते हैं, नॉन न्यूट्रिशियस फूड, कंफर्ट फूड खा रहे हो, स्मोकिंग और दारू पी रहे हो, स्ट्रेस भरी लाइफ से डाइजेशन और इम्यूनिटी की बैंड बजाते हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है ना, तो हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ब्लड पहुंचाना खत्म कर देती है, क्योंकि बॉडी को लगता है भाई इस समय जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट, डाइजेशन बाद में हो लेगा, तो डाइजेशन रुक जाता है। घंटों तक आपको स्ट्रेस है तो घंटों तक डाइजेशन रुका रहा, वो खाना पड़े पड़े पेट में काइंड ऑफ सड़ जाता है, लीकेज हो जाती है आपके पेट के अंदर, तो दिक्कतें करता है। और इम्यूनिटी तो डिक्रीज होती है। तो आप लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का रिलेशन कैसे याद करना है? कम कम सोते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, स्ट्रेस भरी लाइफ से डाइजेशन और इम्यूनिटी की बैंड बजाते हैं। बस ये लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस का आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आपको लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का ये याद रखना है। समझ आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो, अगर आपको समझ आए और अगर आप हमारे मेंबर बनते हो तो आपको क्या आता है, ये देखो, ये वाले स्टिकर्स मिलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये भी लिख सकते हो, समझ नहीं आया। आप साइकोप्रोलॉजी के फैन हो तो आप ये भी डाल सकते हो, आपको कोर्स में दिख जाएगा, लाइव चैट में दिख जाएगा। दैट्स सो गुड। चलो भाई, अब वापस ऊपर चलते हैं, और ऊपर पहुंचेंगे किधर भैया? हम पहुंचेंगे टुवर्ड्स GAS। GAS क्या है? जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। हैंसेल साहब की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेस की थ्योरी ये बताती है कि हमें स्ट्रेस लंबे समय तक अगर हो रहा है तो वो क्या इफेक्ट करता है बॉडी पे, किन स्टेजेस के थ्रू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे समय के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं है, लंबे समय के स्ट्रेस के लिए बात आती है। इन्होंने ये थ्योरी निकाली कैसे? अगर मैं बात करूं ये थ्योरी कैसे इन्होंने निकाली, तो इन्होंने अलग अलग लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? पहली बात तो इन्होंने वो लोग ऑब्जर्व किए जिनको लंबे समय से इलनेस है और या कोई इंजरी है और वो हॉस्पिटल में रहते हैं, राइट। जिस किसी का पैर कटा हुआ है, कोई हो सकता है कैंसर से बीमार हो, कोई हो सकता है TB से बीमार हो, तो ये प्रोलॉन्ग लंबे लंबे समय का उनको लाइफस्टाइल की दिक्कत है, तो ये स्ट्रेस है उन्हें, तो उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया। देन विल टॉक अबाउट एनिमल्स को। इन्होंने सब्जेक्ट किया बहुत लंबे लंबे समय तक अलग अलग स्ट्रेसर्स के लिए। जैसे एनिमल को बहुत ज़्यादा लंबे के लिए समय के लिए हाई टेम्परेचर के अंदर डाल दिया। एक्सरे, आपको पता है एक्सरे अगर लंबे समय तक आपको मिले तो आपको कैंसर हो सकता है। तो दैट इज अ स्ट्रेसर। वो जो स्ट्रेसर है उसके थ्रू उन्होंने एनिमल्स को सब्जेक्ट किया, तो गलत तो किया पर करना पड़ा भाई। फाइनली
इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया, इंसुलिन का इंजेक्शन अगर दे देते तो क्या होता है, एकदम से ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, इंसान मरने की कगार पे आ सकता है। ये चीज़ उन्होंने एनिमल्स के साथ करी, और उन्होंने देखा अगर लंबे समय तक ऐसे स्ट्रेस रहते हैं एक इंसान के जीवन में, तो वो किस किस स्टेज के अंदर होता है, ठीक है, वो किस किस स्टेज के थ्रू होता है। तो देर आर 3 स्टेजेस भाई। कौन सी 3 स्टेजेस होती है भैया? अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज। ये 3 स्टेजेस होती हैं। क्या मतलब है भाई? नया नया स्ट्रेसर आया है तो पूरा फाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलस रिस्पॉन्स मिलेगा, कि जब स्ट्रेसर आया बॉडी ने एड्रीनल, पिट्यूटरी, कॉर्टेक्स सिस्टम चलाया। एड्रीनल क्या है? एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये कॉर्टेक्स है ना, इन तीनों को एक साथ चला। तो ये क्या हुआ, ये हाइपोथैलेमस वाला जो पाथवे था ना, ये हाइपोथैलेमस एक तरफ से एड्रीनल कॉर्टेक्स को ऑन कर देता है, जिसके अंदर से आपको एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन मिलते हैं, दूसरी तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकलवाता है। ये चीज़ हुई, इस वजह से क्या हुआ, आपको हार्मोन्स आए और आप फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स देने लग गए। ठीक है भाई, अब आपकी बॉडी स्ट्रेसर से लड़ रही है भाई। अब क्या हुआ, अगर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेसर रहता है ना, तो बॉडी को लगता है यार बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो इसको तो रुको भाई, रुकना पड़ेगा। तो क्या करती है बॉडी? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को टर्न ऑन कर देती है। आपको याद होगा फाइट वर्सेस फ्लाइट सिमिलर रिस्पॉन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, आपको याद होगा हमारे फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टर्न ऑन होता है, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस स्टेज आ रही है, जब रेजिस्टेंस स्टेज है, इन दैट केस ये जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के अंदर गाइस क्या होता है कि भाई आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। बॉडी कब क्या कहती है भाई कि भाई अब ऐसा है, एनर्जी निकल रही है बहुत ज़्यादा, तुम कुछ कर पा नहीं रहे हो, आप स्ट्रेसर से लड़ रहे हो लेकिन हार रहे हो, तो एक काम करो, हथियार डाल दो, बॉडी की एनर्जी बचाओ। सो बॉडी कहती है रिसोर्सेज को सेव करो, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रोको, बॉडी के रिसोर्सेज को सेव करो, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा जी, अब ये चीज़ जब हो रही होती है ना, बॉडी को पता चल जाता है यार अब मैं लड़ नहीं पाऊंगा, तो एक बार आखिरी बार एक बार स्ट्रेसर से कन्फ्रंट कर लेते हैं, एक बार आखिरी बार स्ट्रेसर को देख लेते हैं भाई। बस दैट्स द थिंग, दैट इंसान या ऑर्गेनिज्म आखिरी बार कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। जो ऑर्गेनिज्म है वो उसे आखिरी बार कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, हमारे किसको? हमारे स्ट्रेसर को, हमारे स्ट्रेसर को भाई, ठीक है। चलो, अब सपोज रेजिस्टेंस स्टेज के थ्रू भी कुछ नहीं हुआ, अब आखिरी आती है एग्जॉशन स्टेज। पहले बॉडी ने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद बॉडी ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन किया कि भाई अब हथियार डाल दो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, कुछ कर नहीं सकते तो रिलैक्स करो। अब थर्ड स्टेज आती है एग्जॉशन स्टेज, अगर बहुत लंबा स्ट्रेसर चल गया और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर ड्रेन्स द बॉडीज रिसोर्सेज। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो या ना हो, अगर वो भी ऑन है, बॉडी के रिसोर्सेज तब भी निकल रहे हैं, तो क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्वड इन अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस स्टेज दोनों इनफेक्टिव हो जाते हैं, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों टर्न ऑफ हो जाते हैं, दोनों टर्न ऑफ हो जाते हैं, ठीक है गाइज। अच्छा जी, अब रिस्क, अब इस वजह से क्या होता है, एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है, बॉडी ने अब छोड़ दी उम्मीद, स्ट्रेसर आ रहा है, परेशान करे जा रहा है, बॉडी एकदम रिलैक्स कर, बॉडी इज लाइक गेव अप। अब क्या होता है, इंसान को स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज हो सकती है, उसके चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, दोज चांसेस इंक्रीज। वो चांसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, बंदे को हाइपरटेंशन होगी, ओबेसिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, ये सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो बेसिकली जीएस के अंदर क्या हुआ था भाई कि एक इंसान, पहले अलार्म रिएक्शन स्टेज होती है, फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स मिलता है, रेजिस्टेंस स्टेज में बॉडी को लगता है बहुत लंबा स्ट्रेसर चल गया, सेव करो एनर्जी, आखिरी बार एक बार चलो लड़के देख लो, कन्फ्रंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्रंटेशन की बात हुई है। फाइट वर्सेस फ्लाइट में फ्लाइट भी कर सकता था, लेकिन बॉडी क्या करती है जब इतना परेशान हो जाती है ना उससे, स्ट्रेसर से, तो बॉडी एकदम से लड़ने की सोचती है कि कोई नहीं, अब क्या हो जाएगा ज़्यादा, सपोज उसमें भी कुछ नहीं कर पाया तो बॉडी हार मान लेती है, फाइनली ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स इंसान को हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ हैंस सेलियस जीएएस मॉडल। ये जो जीएएस मॉडल है हैंस सेलियस साहब का, इसमें क्या दिक्कत हुई, लोगों ने अलग अलग बातें हो रही। पहली बात, लोगों ने बोला साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इतना कोई रोल ही नहीं दिया, अरे बंदा कैसे परसीव कर रहा है, कैसे अप्रेज कर रहा है, वही बात। सेकंड चीज़ है कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल ऑफ द इवेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस, यही बात इन्होंने बोली कि साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं, वो तो कोई बोला ही नहीं कि अप्रेज कर रहे कि नहीं। फिर
अप्रेजल जो है वो इंसान की परसेप्शन, पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन, इन चीज़ों पे भी तो ये सारा रिस्पॉन्स टिकेगा। हर बंदा एग्जैक्ट सेम चीज़ थोड़ा ना करेगा। तो बेसिकली उन्होंने यही बातें बोली, ठीक है। अच्छा जी, हमने स्ट्रेस इन इम्यून सिस्टम देख लिया, लाइफस्टाइल स्ट्रेस देख लिया। फाइनली हम हमारे आखिरी के 2-3 टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कोपिंग विद स्ट्रेस की। किसकी बात करते हैं हम? कोपिंग विद स्ट्रेस की। कोपिंग विद स्ट्रेस का मतलब क्या है भैया, कि कैसे हम स्ट्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। अ सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस दैट इज इंटेंडेड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड डिक्रीज स्ट्रेस। ऐसे हमारे रिस्पॉन्सेज जो भैया स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दो अलग अलग प्रकार के लोगों ने इसमें बात करी। पहले थे एंडलर एंड पार्कर। एंडलर और पार्कर ने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हमें कोपिंग स्ट्रैटेजी दी। पहली थी टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी सिंपल सी बात क्या कहती है भैया, इन्फॉर्मेशन लो, बेसिकली काम करो। सपोज आपको लग रहा है एग्जाम आ रहा है, तो आप पहली चीज़ क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका क्या है, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। भैया उस एग्जाम के बारे में पता लगाओ, कब है एग्जाम, कितने टाइम में है ना। उसके बाद सोचो कि अगर इतने टाइम में है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस एग्जाम में पास होने के लिए। थिंक ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। फाइनली प्लान करो टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आपने अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन देखे, अब फाइनली आपने प्लान किया और आपने फाइनली एक्ट अप किया। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी का मतलब सिंपल सी बात है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से लड़ो, उससे डरो मत। सिंपल सी बात है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, पेपर है कल, पढ़ा कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं, रोने लग रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है। ये क्या है, रोने लग रहे हैं। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, अपनी फियर वगैरह को वेंट आउट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर को, रो रहे हैं, रेज ला रहे हैं, होप रख रहे हैं, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई नहीं कंट्रोल कर ले इमोशन, इट्स ओके, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। भले ही पता है कुछ नहीं अच्छा होगा, पर ठीक है अच्छा होगा। सबसे बढ़िया और महानुभाव होते हैं ये नंबर 3 वाले, अवॉइडेंस वाले। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या है कि अवॉइड कर दो। सिंपल सी बात है, नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस कर दो। बोल दो भाई कि कोई नहीं, इट्स ओके, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया तो क्या, कुछ भी तो नहीं होगा। 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये क्या है, ट्राइंग टू डिनाई एंड मिनिमाइज द सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन। ये बंदा मानेगा ही नहीं कि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसिंग देम विद सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स। स्ट्रेसफुल थॉट को रिप्लेस कर लिया सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट से कि अरे यार मैं अब पढ़ूंगा भी तो क्या ही उखाड़ लूंगा, है ना। अरे 2-3 घंटे में यार, 8-9 घंटे में मैं कितना ही पढ़ लूंगा, इससे बढ़िया रहने ही दो। तो ये क्या है, आप अवॉइड कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में क्या होगा, आप उस चीज़ पे ध्यान दो। दूसरी होगी इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। क्या है भैया, रोने लग रहे हो, इमोशन को दिखा रहे हो अपने। फाइनली नंबर 3 क्या है, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि आप अवॉइड करते हो, सिंपल सी बात है। नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स जो लग रही हैं कि, और सिचुएशन जो लग रही है कि सीरियस है, उस सिचुएशन की सीरियसनेस को हटाने की कोशिश करते हो। ऐसे थॉट्स जो आपको स्ट्रेस दे रहे हो उनको सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट से रिप्लेस कर लेते हो। तो ये बात करी किसने, ये बरी एंडलर एंड पार्कर ने। अब आते हैं लाजरस एंड फोकमैन। इन दोनों ने भी कोपिंग स्ट्रैटेजी दी। इन्होंने 2 कोपिंग स्ट्रैटेजी दी। इनकी कोपिंग की डेफिनेशन ये है गाइज, एक बार देख लेना, ठीक है। इन्होंने 2 दी। पहली थी प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी, विच इज कंप्लीटली प्रॉब्लम या टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इट्स एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, कुछ मैं डिफरेंट बोलूंगा ही नहीं। दूसरी थी इन्होंने इमोशन फोकस। इमोशन फोकस में क्या किया इन्होंने, इमोशन ओरिएंटेड को और अवॉइडेंस ओरिएंटेड को एक साथ बोल दिया। बस ये काम किया इन्होंने कि अवॉइडेंस ओरिएंटेड और इमोशन ओरिएंटेड को एक साथ बोल दिया। इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजिकल चेंजेस designed to limit the degree of emotional disruption due to event with minimal effort to alter the event itself। तो ये ऐसे दिमाग में चेंजेस लाओ जो कि हमारे इमोशंस को डिसरप्ट होने से बचा सके, लेकिन क्या हो, कोई एफर्ट नहीं करना चेंज एक्चुअली उस इवेंट से लड़ने का। तो यही है, या तो रोने लग जाओ, एंगर वगैरह ले आओ, या फिर उसको कंप्लीटली अवॉइड कर दो। पीपल यूज मोर इमोशन फोकस स्ट्रैटेजी दैन प्रॉब्लम फोकस। ये उल्टा है, लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं रैदर दैन इमोशन फोकस। ये रियल चीज़ है, ठीक है भाई। काफ़ी अच्छा करा हमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इफ़ यू गाइज हैव सीन दिस वीडियो यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया। लाइव लेक्चर चल रहा है वैसे तो। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब ये सब के लिए दिस कैन बी व्यूड बाय एनीवन। तो जो भी लाइव देख रहा है उनके लिए अगले 10 मिनट बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जीवन में हमेशा सबको स्ट्रेस होता है, अलग अलग तरीके देखते हैं जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपना स्ट्रेस मिटा सकते हो, ठीक है। कैसे आप अलग अलग तरीके जिनसे आप अपना स्ट्रेस मिटा सकते हो। पहली चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में रिलैक्सेशन टेक्निक। भैया क्या होता है, रिलैक्स करते हो, एक लंबा प्रोसेस होता है,
स्टार्ट फ्रॉम द लोअर बॉडी एंड रिलैक्स ऑल द वे अप टू द फेशियल मसल। धीरे धीरे कि आप अपने पैरों की उंगलियों को धीरे छोड़िए, फिर अपनी काफ की मसल को धीरे एकदम रिलैक्स छोड़िए, फिर धीरे धीरे ऊपर आइए, अपने घुटनों को फील कीजिए, उनको स्लो रिलैक्स छोड़िए। करते 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 पूरे फेशियल मसल्स के, आपके कानों को धीरे छोड़िए, अपने नाक को रिलैक्स करिए, अपने लिप्स को रिलैक्स करिए, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस डिक्रीज हो जाते हैं इस वजह से। रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज कम हो जाता है। साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग भी कराई जाती है। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर, ये होती है रिलैक्सेशन टेक्निक। फिर आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है भाई? मेडिटेशन आप सबको पता ही है। मेडिटेशन के अंदर इट्स अ योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन। रीफोकस करते हो आप अपनी अटेंशन, बंदा एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, आप एकदम रिलैक्स होकर सोचने लग जाते हो, आउटसाइड सिमुलेशन के बारे में अनअवेयर हो जाते हो। तो जो भी स्ट्रेस वगैरह चल रहे हैं बाहर की दुनिया में, उनसे दूर आप एक जगह पे फोकस करो, दैट विल हेल्प यू इन रिलैक्सिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। बायो फीडबैक मैकेनिज्म, प्रोसीजर टू रिड्यूस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब आपको पता है बंदे को स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, उस बंदे को एक ऐसे डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं जो दिखाता रहता है उसे कि आपका बीपी देखो बढ़ा हुआ है, आपका हार्ट रेट बढ़ी हुई है, रियल टाइम में उसे दिखाता है। तो हम सिंपल सी बात क्या करते हैं, उसको पहले दिखाते हैं, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। हमने उसे इस डिवाइस से लगा दिया, अब वो सारी एक्टिविटी दिखा रहा है उस बंदे को। ठीक है, अब उसके बाद हम दिखा रहे हैं भाई आपका देखो बीपी कितना बढ़ा हुआ है, एक काम करो मैं आपको अभी इसको कंट्रोल करना सिखाता हूँ, मैं उसे कंट्रोल करना सिखाता हूँ रिलैक्सेशन थेरेपी वगैरह देके। अब वो बंदा देखता है उसका जो बीपी था वो धीरे 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 नॉर्मल आ गया, ये चीज़ वो सीख गया। बायोलॉजिकल फीडबैक मिल रहा है। बायो फीडबैक का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल फीडबैक, आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल स्टेट के बारे में आपको एक फीडबैक मिल रहा है। अब जब ये आपको बार बार हमने आपको थेरेपी दी, फाइनली आप ये जो चीज़ें सीखी हैं उन्हें एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही बता रहा हूँ, बायो फीडबैक मैकेनिज्म अगर आप क्लास 12th के परस्पेक्टिव से देख रहे हो बहुत ज़्यादा आता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जिसके ऊपर मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, कोई भी क्लास 12th का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी अगर क्लास 12th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है राइट नाउ, और आपके पास आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है साइकोलॉजी का, तो गाइज आप हमारे मेरी एक्सपेरिमेंट के अंदर प्लीज़ आइए। मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च का जो फॉर्म है उस फॉर्म का लिंक मैं इस के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, फर्स्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो में मैं पिन कर दूंगा, आप उस रिसर्च में जाके करिए। कोई भी बच्चा जो क्लास 12th के अंदर है, जो नीट का एग्ज़ाम देने वाला है, जो CUET देने वाला है, उन लोगों के लिए है। ठीक है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या करती है? बेसिकली बंदे को हम विजुअलाइज करने में, अचीव करने में चीज़ें कराते हैं, आंखें बंद करवाते हैं। जिस भी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है ना, ये काम नहीं कर पाऊंगा मैं, ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा मैं, आपको वो चीज़ करनी खोले, हम उसको इमेजिन करने के लिए बोलते हैं। आज पहले बैच का हम रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, तो पहला एक्सपेरिमेंट आज होगा। लेट्स सी कि क्या बच्चों का एग्जामिनेशन स्ट्रेस कम हो पाता है। ठीक है भाई, तो आंखें बंद करके बेसिकली मुझे सारी चीज़ें इमेजिन करने को बोलता हूँ, और इट्स अ वेरी डिटेल्ड तरीका। ऐसा नहीं कि बस इमेजिन करो आप जीत गए, अच्छे से पूरा प्रोसेस होता है। शक्ति गवैन इज़ अ वेरी फेमस राइटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, थेरेपी नहीं है ये। बेसिकली दो ही चीज़ें, या तो कॉग्निशन में दिक्कत है या बिहेवियरल में दिक्कत है। अब आप क्या कराते हो, बंदे को रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस बनाना चाहते हो, आप चाहते हो बंदे को स्ट्रेस हो ही नहीं, तो आप उसे स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग देते हो, जो कि मैशन बाम ने करी थी, इंपॉर्टेंट नाम है CUET के परस्पेक्टिव से। ठीक है, अच्छा जी, क्या होता है इसके अंदर? भैया सिंपल सी बात है, कॉग्निशन में दिक्कत है तो नेगेटिव इरेशनल थॉट्स को पॉजिटिव रैशनल थॉट से बदल दो। बिहेवियर में दिक्कत है तो बिहेवियर लर्निंग करा दो। 3 फेजेस होती है इसके अंदर, असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक और एप्लीकेशन डेली लाइफ। पहली बात तो भाई डिस्कस करो बंदे से प्रॉब्लम, उसको डेली लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उसे स्ट्रेस कहाँ हो रहा है। फिर बात करो उससे कि भैया स्ट्रेस को रिड्यूस करना सिखाता हूँ, चलो मैं तुम्हें रिलैक्सेशन टेक्निक देता हूँ। फाइनली नंबर 3 में उसे अप्लाई करना सिखा देते हो कि भैया चलो अब इसे अप्लाई करो। अच्छा जी, देन आता है हमारे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। क्या होता है जब फाइट वर्सेस फ्लाइट सिमिलर रिस्पॉन्स होता है, बहुत सारी एनर्जी आ गई, कॉर्टिसोल ने बहुत सारी एनर्जी हमारी बाहर ला के रख दी। अब इस बहुत सारी एनर्जी का मैं क्या करूँ यार, उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं निकालोगे तो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज कर लो ऐसे में। एक्सरसाइज प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर द फिजियोलॉजिकल अराउजल ऑफ द बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस। जब आपकी बॉडी रेडी थी ना लड़ने के लिए या भागने के लिए, तो थोड़ा भाग लो तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, नहीं करोगे तो बॉडी में स्ट्रेस वो पनपता रहेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी के बारे में। हार्डीनेस एक ऐसा ट्रेट होता है जो हमारे को स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट बना देता है। चाहे जीवन में कितनी भी दिक्कत हो,
लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। अच्छा जी, कोबासा ने दिया था ये, उसने रिसर्च करी थी। हार्डनेस के 3 C's होते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिटमेंट मतलब बंदा कमिटेड है टू द जॉब, टू फैमिली, टू सोशल लाइफ, हर चीज़ में जब काम कर रहा है ना, आधा अधूरा नहीं कर रहा, पूरा पूरा कर रहा है। कंट्रोल, अपनी लाइफ की सिचुएशन में कंट्रोल जमा कर रखा है इंसान ने, कोई भी चीज़ को जस्ट हैपनेबल नहीं छोड़ रहा कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर। फाइनली कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, लाइफ की जितनी भी दिक्कतें होती है उन्हें एक चैलेंज की तरीके से देख रहा है इंस्टेड ऑफ एक प्रॉब्लम, उन्हें एक चैलेंज देख रहा है, हार्म या थ्रेट की जगह चैलेंज के रूप में। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहा है, तो ज़्यादा ईजी है कि वो स्ट्रेस से फोकस में चीज़ें कर लेगा। अब अगर स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी चाहिए तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? पहली बात तो लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। लाइफ स्किल्स क्या होती है? अरे भैया ऐसी स्किल्स जो आपके एवरीडे चैलेंजेस में फेस करने में हेल्प कर सकती है, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, फिक्सिंग पाइप्स, है ना, बीइंग एबल टू फिक्स एनीथिंग, बीइंग एबल टू टाई एनीथिंग, बीइंग एबल टू जॉइन एनीथिंग, बीइंग एबल टू फिक्स योर फोन, ये लाइफ स्किल्स है। लिखना, पढ़ना, क्लीन कर पाना, खाना बनाना पाना, ये चीज़ आपको लाइफ में हेल्प करती है। जब स्ट्रेस होता है ना, ये चीज़ें ना आने से वो स्ट्रेस आपको नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आधा तो आपको स्ट्रेस वजह से है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरे को भी है। तो एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगी तो आप स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी बन जाओगे। असर्टिवनेस, कई बार लोगों को स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि लोग उन्हें सुन नहीं रहे, तो आपको एबिलिटी होनी चाहिए अपने सारे थॉट्स, फीलिंग, डिजायर्स को ओपनली, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करने की। अच्छे से लोगों को बता सको कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ फील हो रही है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये बोल सको, दैट इज कॉल्ड एज असर्टिवनेस। रैशनल थिंकिंग, अरे भैया सही सोच पा रहे हो, रियलिस्टिक तरीके से सोच रहे हो, है ना, पॉजिटिव रियलिस्टिक थॉट रखोगे तो आपका स्ट्रेस डिक्रीज होगा। ओवरली ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखोगे तो स्ट्रेस कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, अच्छा जी। इम्प्रोवाइज द रिलेशनशिप्स, अरे यार आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है तो उसे अच्छा करो। अगर अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं तो हैप्पीनेस बढ़ती है और स्ट्रेस डिक्रीज होता है। अच्छा जी। डाइट, अच्छी डाइट खाओ यार, गुड हेल्दी फूड खाओ, बहुत ज़्यादा जंक जंक खाओगे तो भी अच्छा नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट रखो, तो ये तो करता ही है। फाइनली एक सोशल सपोर्ट मिल जाए हमें। सोशल सपोर्ट क्या है? बेसिकली 2 प्रकार का, इन्फॉर्मेशनल और टैंजिबल। सपोज कुछ हो गया, आपकी मम्मी किसको कॉल करती है? एक रिलेटिव को कॉल करती है ना, कि बताओ क्या क्या हो गया। तो ये क्या है? ये एक इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट है। टैंजिबल सपोर्ट क्या है? जब आपको पैसे की जरूरत है कोई पैसा दे दे, आपको कोई चीज़ की जरूरत है तो कोई आपको कोई चीज़ लर्न कर दे, आपको कुछ कपड़ों की जरूरत है कोई कपड़े दे दे आपके अपने लिए। तो फिजिकल गुड्स, मनी, हाउस, फूड एक्सेट्रा अगर कोई आपको दे रहा है, दैट्स अ सोशल सपोर्ट, कम स्ट्रेस होगा। ठीक है, कि यार मेरे पास कोई तो है जो हेल्प कर रहा है। इमोशनल सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में जो लोगों के अंदर बहुत लैक कर रही है, इमोशनल सपोर्ट, राइट। सपोर्टिंग पीपल एंड गेटिंग सपोर्ट ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना जब उनको इमोशंस में ज़रूरत है, और अपनी हेल्प करवाना। अगर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली तो हमने इस चैप्टर को बहुत ही सही टाइम पे एंड कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 1 घंटे कितने मिनट, 12 मिनट में हमने पूरा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कर लिया। काफ़ी अच्छा सेशन रहा ये। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है और आपको समझ आया। कोई भी डाउट्स होते हैं ज़रूर बताना। हाँ, ये थोड़ा तेज़ तेज़ चला था, एकदम स्लो नहीं था, पर स्लो स्लो हम CUET के लिए पढ़ेंगे। अभी हम रिवाइज करा रहे थे, 1 शॉट दे रहे थे। तो चलो गाइज, आप लोगों से मिलूंगा मैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद,